एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। जैसा कि आपको पता है, अब आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर आने वाला है और आपको पता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आदर्श प्रश्न पत्र भूगोल का दिया गया है, उससे आपके भूगोल के प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसी वीडियो में मैं आपको भूगोल के पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। जो आपकी जो एग्ज़ाम आ रही है, भूगोल का पेपर आ रहा है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके मेन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे 2022 का हायर सेकेंडरी द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कक्षा 12वीं भूगोल 70 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ते हैं। आप पेपर के टाइम पर निर्देश जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले है हमारे सामने सही विकल्प चुनिए। उसका पहला क्वेश्चन है, आमूलवादी यानी कि रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है रेड जेल, मार्क्स, ग्राफिक टेलर या ब्लास। तो राइट आंसर रहेगा इसका मार्क्स ने। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो जो हमारा महाद्वीप है यानी कि भारत जिसमें है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। कृषि, पशुपालन, व्यवसाय या उद्योग। तो राइट आंसर रहेगा व्यवसाय जो होता है वो एक तृतीय क्रियाकलाप है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या बिहार। तो राइट आंसर रहेगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अचक्रीय संसाधन या अनवनीकरण संसाधन। सो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक भी राइट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जल जो है वो एक चक्रीय संसाधन है, ओके, और नवीनीकरण भी है, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा जल एक चक्रीय संसाधन है। चलिए इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपके जो इंग्लिश में है वो भी वही आंसर आएंगे, तो अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी इन्हीं आंसर को टिक करें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे सामने है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र में जंगलों में रहता है। रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा अबूझमाड़, जो जंगलों का इलाका है, ओके, अबूझमाड़, वहाँ पर बेंदा रहते हैं, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, से रिक्त स्थान तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है। तो भारत में लगभग 15 से 59 उम्र तक के व्यक्ति कार्यरत है, ओके। उसके बाद भारत विश्व व्यापार संघ में से एक रहा है, तो संघ के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है, ओके। राइट आंसर रहेगा संस्थापक सदस्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो देश की जो जनसंख्या होती है वो देश का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है समतल क्षेत्रों में। आयताकार, ओके, तो राइट आंसर रहेगा आयताकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जिले में है। किस जिले में है। तो चंबा जिले में है। तो इस तरीके से रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पर कम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद सामूहिक कृषि, तो सामूहिक कृषि का आएगा कोलर वोहोज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंगूर की कृषि कहाँ होती है। भूमध्य सागरीय कृषि। उसके बाद खाद्यान्न फसल, तो सबको पता है खाद्यान्न फसल क्या है, गेहूँ, ओके। उसके बाद परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो वो है कोयला। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। आगे हम देखते हैं, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणित 100, ये जो सूत्र है इसके माध्यम से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1.21 अरब भारत की जनसंख्या थी। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो इसका आंसर रहेगा बिहार में। ओके, राइट आंसर रहेगा बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी लाइन या ब्रॉडगेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? कितनी दूरी होती है बड़ी लाइन और ब्रॉड गेज के बीच में? तो यह दूरी है 5 फीट 6 इंच। ओके, 5 फीट 6 इंच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्थान दिलकर की जगह यहाँ पर आएगा बदलकर। ओके, स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। तो स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। ठीक है। उसके बाद महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? यानी कि किसी भी नगर को महानगर कब कहेंगे, कितनी जनसंख्या वहाँ पे होगी? तो 40 लाख वहाँ की जनसंख्या होनी। इस तरीके से एक वाक्य में प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। बात करेंगे अब सत्य असत्य की। फर्स्ट क्वेश्चन है वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती है। तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य, वह द्वितीय स्थान पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है। तो इसका भी आएगा असत्य। ओके, तो इस तरीके से हमारे सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 को। हमारा प्रश्न है रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। साथ ही इसके अथवा में हमें जो प्रश्न दिया गया है मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो देखिए, मानव सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। ये मानव भूगोल से संबंधित रेड जेल की परिभाषा है। उसके बाद क्वेश्चन था कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र लिखिए। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र है सामाजिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। तो ये दोनों आंसर का एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का ये आंसर है। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, हमारे सामने अब प्रश्न क्रमांक 7 है चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? और नीचे क्वेश्चन है व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं? तो दोनों के बारे में हमें बताना है। याद रखिए, इन दोनों के अंतर भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इन दोनों से मिलकर इन दोनों में अंतर का क्वेश्चन आपको आपकी मेन एग्जाम वाले पेपर में देखने को मिल जाए। और जो भी मैं इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को बता रही हूँ उनको जरूर करके जाना, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी मेन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो देख लेते हैं चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण को। सबसे पहले चलवासी पशुचारण या फिर पशुपालन, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। ये एक जीवन निर्वाह पद्धति है, यानी कि ये क्या है, जीवन को निर्वाह करने की एक तरीका है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। चलवासी पशुपालन में चारा जो होता है ओके पशुओं के लिए, वो प्राकृतिक रूप में विकसित होता है। यह पशुचारण अर्धशुष्क प्रदेशों की कठोर जलवायु में होता है। चलवासी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र सहारा, दक्षिणी पश्चिमी व मध्य एशिया,
यूरेशिया में टुंडा का दक्षिणी सीमांत व दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका है। ये जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादातर जलवासी पशुपालन होता है और इसमें क्या होता है, जो चारा है वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली विकसित होता है। जबकि अगर हम बात करें व्यापारिक पशुपालन की तो ये उसके विपरीत है। व्यापारिक पशुपालन में आधुनिक पद्धति से पशुपालन किया जाता है। इसमें दूध, मांस, खाल, ऊन आदि का उत्पादन होता है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन इसमें किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन में पशुओं को अनुकूल दशाओं के अनुसार रखा जाता है। इसमें पशुओं के लिए चारा फार्म में उगाया जाता है, यानी कि जो फार्म हाउस बनाया जाता है वहाँ पर स्पेशल चारा उगाया जाता है। जबकि जो हमारा जलवासी पशुपालन था या पशुचारण था वहाँ पर प्राकृतिक रूप से चारा उग रहा था। तो ये आंसर है यहाँ से यहाँ तक पहले का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 8 आ चुका है। यहाँ पर है स्थानांतरीय कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए और नीचे है व्यापारिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इन दोनों के आंसर को जल्दी से वॉच कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं। पहली विशेषता है स्थानांतरित की ये है कि पेड़ों को काटकर तथा जलाकर भूमि के टुकड़ों को साफ किया जाता है। दूसरा ये है कि इस प्रकार की जो कृषि होती है वो मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर ही निर्भर करती है। अब देखते हैं व्यापारिक कृषि की विशेषताएं। पहली, कृषक फसल का उत्पादन व्यापार के लिए करता है। यह कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इस पद्धति में फसल पशुओं के विशिष्टीकरण हो जाता है। इसमें आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस व्यापारिक कृषि की विशेषता है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके साथ ही यह स्थानांतरित कृषि की विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 9 है, कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। यानी कि वे उद्योग, वे इंडस्ट्रीज जो किस पे बेस हो, एग्रीकल्चर पर बेस हो। तो चलिए इसके देखते हैं, साथ में कुटीर उद्योग की विशेषताओं को भी देखेंगे। तो जल्दी से बढ़ते हैं इनके आंसर की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कृषि आधारित उद्योगों में या धंधों में कपास उद्योग आता है, गुड़ व खांडसारी उद्योग, फल व सब्जियों पर आधारित जितने भी उद्योग है, आलू आधारित जितने भी कृषि उद्योग है, सोयाबीन पर आधारित, तिलहन आधारित, जूट आधारित, खाद्य संवर्धन आधारित आदि उद्योग क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग है या इंडस्ट्रीज़ है। उसके बाद कुटीर उद्योग की अगर हम विशेषताओं को देखें, सबसे पहले इस प्रकार के जो उद्योग है वो प्राय घरों में ही चलाए जाते हैं। इनमें पूंजी निवेश क्या होता है, बहुत कम होता है। इनमें मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है। इन उद्योगों द्वारा प्राय स्थानीय आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जाती है। तो ये कुटीर उद्योग की विशेषताएं हैं। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और साथ में इसका भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 10, मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, मानव बस्ती। जहाँ पर लोग रह रहे हों, जहाँ से पहले से सामान्य रूप से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं मानव बस्ती। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियाँ समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेगी। कुछ बस्तियाँ अस्थायी हो सकती है जिनमें निवास कुछ ही समय जैसे कि एक ऋतु में किया जा सकता है, और कुछ मानव बस्तियाँ ऐसी भी होती है जो अस्थायी होती है, यानी कि किसी विशेष ऋतु या मौसम में वहाँ आकर लोग रहते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार मानव बस्तियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्थायी तथा अस्थायी। ओके, तो यही है मानव बस्ती की डेफिनेशन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर बस्ती के रेखिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बस्ती का रेखिक प्रतिरूप का ये चित्र है यहाँ पर। ओके, देखो यह जो प्रतिरूप है ये सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे, तटबंधों के किनारे की रेखा की तरह सीधी बनी रेखा है। देखो यहाँ पर रेखा दिखाई दे रही है आपको, सीधी बनी हुई। ऐसी बस्तियों में समांतर गलियां और मकान एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं। ये इधर मकान, ये बीच में गली, फिर इधर मकान। ओके, तो इसको बोलते हैं रेखिक प्रतिरूप बस्ती का। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट। डायग्राम बनाना बिल्कुल मत भूलना, यानी कि ये प्रतिरूप बनाना बिल्कुल भी एग्जाम में मत भूलना।
तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 11 है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? साथ ही भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक संवर्ग में वर्गीकृत कीजिए। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर एक साथ देख लेते हैं, चलिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुख्य श्रमिक यानी कि मेन जो वर्कर होता है वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। इसके जीवन निर्वाह का प्रमुख संसाधन क्या होता है? श्रम होता है। तो कोई भी मेन व्यक्ति जिसका पूरा काम मतलब ही 183 डे तक वो डेली क्या करता हो? श्रम करता हो, उसको हम बोलेंगे मुख्य श्रमिक, यानी कि लेबरिंग का कार्य जो करता हो। ओके, तो उसको बोलते हैं मेन यानी कि मुख्य श्रमिक। उसका जो जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन होता है वो भी क्या होता है? श्रम ही होता है। अब व्यावसायिक संवर्ग में जो श्रमिकों को बांटा है वो किस प्रकार बांटा है, या भारत की जनसंख्या को किस तरीके से बांटा है? तो देखो, सन 2011 की जनगणना ने भारत के श्रमजीवी यानी कि जो श्रम कर रहे हैं उन जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा है। देखो, एक तो कृषक होते हैं, एक कृषि मजदूर होते हैं, एक घरेलू औद्योगिक श्रमिक होते हैं और एक अन्य श्रमिक होते हैं जो किसी के यहाँ ऐसे ही कुछ काम करने जा रहे हो। तो इस तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 के दोनों क्वेश्चंस का आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 12 है, गैरीसन नगर किसे कहते हैं? ओके, और उसके बाद प्रशासनिक नगरों के 2 उदाहरण लिखिए। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गैरीसन नगर एक प्रकार के सैनिक नगर होते हैं। ओके, इनका विकास जो है वो ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शासकों द्वारा हुआ था। इन नगरों में सैनिक अभ्यास, प्रशिक्षण, आवास, कार्यालय तथा सेना संबंधित अन्य कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। इन्हें छावनी भी कहते हैं, जैसे कि अंबाला छावनी, जालंधर छावनी, मेरठ छावनी, जहाँ से हमारा स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शुरू हुआ था, फिरोजपुर छावनी, महू, बबीना आदि इस प्रकार के नगरों के उदाहरण हैं। तो इन नगरों को कहते हैं गैरीसन नगर। ओके, और हमें कहा था प्रशासनिक नगरों के नाम लिखिए। तो चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, ये क्या है? प्रशासनिक नगरों के उदाहरण है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा यहाँ पर, प्रदूषक व प्रदूषण में क्या अंतर है? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट। उसके बाद वायु प्रदूषण के 2 स्रोत लिखिए। ओके, प्रदूषक और प्रदूषण में अंतर और वायु प्रदूषण के 2 स्रोत। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो प्रदूषण। ओके, तो मनुष्य के वातावरण में हानिकारक, जीवन नाशक विषैले पदार्थों के एकत्रित होने को प्रदूषण कहते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। ओके, इसको बोलते हैं प्रदूषण, यानी कि जब हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। और प्रदूषक वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं, यानी कि जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वो प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये है प्रदूषक और प्रदूषण में अंतर। उसके बाद वायु प्रदूषण के स्रोत। तो देखो, प्राकृतिक स्रोत की अगर बात करें तो प्रकृति में प्रदूषण ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, आंधी तूफान के समय उड़ती धूल, वनों में लगी आग में उत्पन्न धुएं, कोहरे इत्यादि के रूप में वायु प्रदूषण होता है। जबकि जो मानवीय स्रोत है वो है वर्तमान युग में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण मानव की विभिन्न गतिविधियों द्वारा छोड़ी गई गैसें तथा अन्य हानिकारक पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जितनी भी कंपनीज, फर्म लगे हुए उद्योग, वहाँ से जो हानिकारक विषैली गैस निकली है वो भी क्या करती है? वायु को प्रदूषित करती है। तो ये 2 मुख्य वायु प्रदूषण के स्रोत है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण लिखिए। प्रवास के अपकृषक कारण लिखिए, यानी कि जो जनसंख्या के वितरण को जो जोग्राफिकल फैक्टर्स प्रभावित करते हैं उनके बारे में बताना है। और जो प्रवास है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, उसमें अपकृषक कारण उसके क्या है? तो चलिए दोनों आंसर्स को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख भौगोलिक कारण निम्न है। पहला, जल की उपलब्धता। मानव उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता
प्राथमिकता देते हैं जहाँ पर क्या हो, जल आसानी से उपलब्ध होता हो। सेकेंड, भू आकृति, भूमि की प्राकृतिक संरचना और उसके स्वरूप मानवीय निवास को प्रभावित करते हैं। पहाड़ी प्रदेशों के विपरीत जहाँ समतल मैदान होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनी पाई जाती है। उसके बाद जलवायु, मानव उन्हीं भागों में रहना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु उनके स्वास्थ्य तथा व्यवसाय के लिए क्या हो, अनुकूल होती हो। तो ये है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारण, तो इनका स्क्रीनशॉट। उसके बाद प्रवास के अपकृषक के कारण देखते हैं। फर्स्ट है, अपकृषक कारक ऐसे कारक होते हैं जो विभिन्न स्थानों के लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर। यानी कि जो कारण प्रवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ने के लिए जब लोगों को आकर्षित करते हैं, उन कारणों को प्रवास के अपकृषित कारण कहते हैं। जैसे कि नगरों में उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि की बेहतरीन सुविधाएं लोगों को प्रवास के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अपकृषक कारक वह शैक्षिक प्रवास है जब लोग नगरों को सुविधाओं, आजीविकाओं को बेहतर साधनाओं से प्रेरित होकर प्रवास करते हैं। उसके बाद नगरों में अच्छे अवसरों, शिक्षा तथा मनोरंजन के साधनों के कारण लोग चुंबक की तरह उधर आकर्षित होते हैं। तो जब लोग किसी भी चीज़ से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं तो उसे कहते हैं प्रवास के अपकृषक कारण, और ये निम्न कारण है। तो चलिए इसके आंसर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15, लघु एवं बृहद उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए। साथ ही प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में भी कोई 3 अंतर लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी जल्दी से देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले लघु उद्योग, इस उद्योग में थोड़ी सी पूंजी द्वारा छोटी छोटी मशीनों की सहायता से वस्तुओं का निर्माण होता है। ओके, जबकि जो कुटीर उद्योग होता है, इसमें वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे मालों का प्रयोग कर घरों में ही किया जाता है और इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद लघु उद्योग जो होता है, इस उद्योग में खिलौने बनाना, जूते बनाना, रेडियो, टीवी, घड़ी के पुर्जे आदि बनाए जाते हैं। जबकि कुटीर उद्योग में क्या होता है, गांव में विकसित विविध शिल्प, रंगाई, छपाई, चटाई, मिट्टी के बर्तन, ईंटें, सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद लघु उद्योग पर गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि कुटीर उद्योग में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लघु उद्योग जो होता है, इसका उत्पादन व्यापारी के माध्यम से बाजारों में बेचा जाता है, जबकि कुटीर उद्योग का जो उत्पाद होता है वो स्थानीय बाजार में परिवार के सदस्यों द्वारा बेचा जाता है। ठीक है, तो ये लघु एवं कुटीर उद्योग में डिफरेंस है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में अंतर बताइए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त साधनों से विकसित या विकास से संबंधित होते हैं। उसके बाद इन क्रियाकलापों से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। मानव प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक रूप से वस्तुएं प्राप्त करता है, जैसे कि आखेट संग्रह, पशुचारण, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि आदि प्राथमिक क्रियाकलाप है। जबकि जो द्वितीयक गतिविधियाँ होती है, द्वितीयक क्रियाकलाप होते हैं, वो मनुष्य द्वारा कच्चे माल को संशोधित करके उसे नई वस्तुओं में परिवर्तित करने से है। इन क्रियाकलापों से कच्चे माल का परिष्करण होता है और उसकी उपयोगिता बढ़ती है। द्वितीय क्रियाकलापों में उद्योगों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। विनिर्माण, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग आदि सभी क्रियाएं द्वितीय क्रियाकलाप में आती है। तो ये प्राथमिक व द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 16, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए। साथ ही प्रवास के सामाजिक का परिणाम लिखिए। सामाजिक जो परिणाम है उनको बताना है और ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में 3 डिफरेंस बताने हैं। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, किसी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, जो गांव में रहेंगे वो ग्रामीण जनसंख्या, और किसी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे शहरों और नगरों में रहता है वो नगरीय जनसंख्या। ओके, विश्व की जनसंख्या का 53% भाग जो है वो गाँव में रहता है और 47% जो भाग है वो नगरों में रहता है। यानी कि नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या कम है और गाँव में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है।
ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर नगरीय जनसंख्या की अपेक्षा निम्न होती है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो ऊंची होती है, क्योंकि सारे के सारे लोग किधर शिफ्ट होते हैं, नगर की ओर ना। कोई भी नगर से गांव की ओर आना पसंद नहीं करता है, लेकिन गांव से नगरों की ओर सब जाना पसंद करते हैं। इस जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार क्या है? कृषि व्यवसाय होता है। ओके, इन जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार उद्योग, व्यापार और सेवाएं होती है, यानी कि नगरों में व्यापार और सेवाओं पर डिपेंड करता है और इधर कृषि पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन का आंसर है प्रवास के सामाजिक परिणाम। प्रवास के प्रमुख सामाजिक परिणाम निम्न है। पहला, प्रवास से नवीन तकनीकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से जुड़े नवीन विचारों का प्रसार नगरीय क्षेत्रों की ओर आसानी से होता है। प्रवास से समाज में मिश्रित संस्कृति का उदय हो जाता है। प्रवास से लोगों में अपराध और नशीले पदार्थों को लेने की प्रवृत्ति भी पनप जाती है। प्रवास सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है। तो ये जब कोई भी किसी भी लोगों का प्रवास होता है तो समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं, वो ये है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सामने यहाँ प्रश्न क्रमांक 17 है, बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। बंजर व्यर्थ भूमि और कृषि योग्य भूमि में क्या अंतर है? तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं और साथ में रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई 3 अंतर भी देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यह अनुपजाऊ भूमि है जो कृषि के योग्य नहीं है, जबकि जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होती है वह भूमि उपजाऊ तो होती है, जहाँ पिछले 5 वर्षों तक इससे अधिक समय तक वहाँ पर कृषि नहीं की गई होती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से इसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता, जबकि वो जो भूमि होती है उसको आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ऐसी भूमि पहाड़ों, मरुस्थल, खंड आदि से मिलती है। यह भूमि जल भराव, लवणता एवं मृदा क्षारता वाले स्थानों पर मिलती है। तो ये बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में डिफरेंस है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट अब देखते हैं रबी एवं खरीफ की फसल में अंतर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले खरीफ की फसल, यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू हो जाती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो ज्वार, धान, बाजरा, मक्का, पटसन, मूंगफली इत्यादि। इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। इन फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, जबकि जो रबी की फसल होती है ये शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। इसके मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी, तेल जैसे तेल निकालने के बीज आदि। इन फसलों को पकने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। इन फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। ये फसलें मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। ओके, तो खरीफ और रबी की फसलों में अंतर आप मतलब 8th से पढ़ते आ रहे होंगे। ओके, तो इसका आंसर तो आपको याद ही हो गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, यहाँ पर अब आखिरी क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 18। इंदिरा गांधी नगर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंदिरा गांधी राजस्थान नगर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जिससे राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है तथा फसलों की सघनता भी बढ़ी है। यहाँ की पारंपरिक फसलों बाजरा, चना और गंवार का स्थान कपास, मूंगफली, गेहूं और चावल ने ले लिया है, जो कि सघन सिंचाई का परिणाम है। तो यह है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र योजना के परिणाम या फिर उसके प्रभाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषताएं देखते हैं।
कम जल वाले क्षेत्र को अधिक जल वाले क्षेत्र से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ भी खेती बाड़ी की जा सके। भूजल स्तर का निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि भूजल स्तर का पता चले और भविष्य में उचित कदम उठाया जाए। जल विकास की योजनाएं बनाई जाए, ताकि ऐसे क्षेत्र में को पहले प्राथमिकता दे जहाँ पर जल की कमी है, जैसे कि सूखा एरिया। जल एक अमूल्य संसाधन है, इसका उपयोग हमेशा ही देश में पेय उपयोग के लिए करना चाहिए, देश के हित के लिए करना चाहिए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 4 विशेषताएं हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तरीके से आप देख सकते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 18 भी कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 19 और जो प्रश्न क्रमांक 20 है, ओके, उसमें हमको मैप का जो वर्क है वो दिया गया है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैपिंग आपको करके बताऊंगी। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है इस मॉडल पेपर से, उनको आप आपके जो 9 तारीख वाले ज्योग्राफी का पेपर है उसमें ज़रूर करके जाना, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।